नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे मुल्क की सुरक्षा से संबंधित है। जो दिल्ली में दंगे हुए, शाहीन बाग में जो धरना हुआ और उसके पहले भी दंगे हुए थे जामिया मिलिया में, तो जिसमें जामिया मिलिया में हुआ उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हुआ, उसमें नदवा में भी हुआ, कहाँ कहाँ। तो दिल्ली के दंगों के लिए जो आशंका थी, ये जो आदरणीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनकी सरकार और बीजेपी, ये गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसे आप सभी लोग भूलवश, भ्रमवश और गलतीवश कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, क्योंकि वह कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस तो तब थी जब उसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, वह राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वह M.A. अंसारी आदि जैसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे, वो कांग्रेस थी। यह तो एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है, जो कि उस संगठन पर गंडुली मारकर उसको जकड़ी हुई है, उस पर बैठी है और उसको अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के अनुसार, अपनी निस्वार्थों की पूर्ति के लिए उसको चलाती है, उसको घुमाती है और उसका इस्तेमाल करती है। और उस संगठन का जो मुखिया है वो उसी फैमिली कोटेरी का, उसी पारिवारिक कुनबे का ही अंडा बच्चा होता है। और जब सत्ता मिल जाती है तो उसी पारिवारिक कुनबे का अंडा बच्चा ही प्रधानमंत्री वो बनता है। ये उसकी फितरत है इस मुल्क के लिए। तो उसी को ये बार बार बीजेपी जो है वो बचाती रही। कुछ निकट के इतिहास पर भी नज़र डालें, इस बात का पुख्ता प्रमाण है। ये बीजेपी हमेशा नेहरू परिवार या GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी की हमेशा रक्षा करती रही है और देश को भुलावा देती रही है कि ये राष्ट्रवाद चला रही है, देशभक्ति चला रही है।
या नेहरू परिवार की रक्षा कवच है। जरा याद करिए, वहाँ की जम्मू कश्मीर की जेलों में इसी जो बीजेपी पहले जनसंघ थी, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी हत्या नेहरू और शेख अब्दुल्ला मिलकर करवाते हैं, लेकिन उसकी जांच की मांग सिर्फ नेहरू को बचाने के लिए इसने नहीं किया और आज तक नहीं कर रही है। जरा देखिए किस प्रकार ये जनसंघ हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मोदी सरकार हो, कोई कुछ ऐतिहासिक तथ्य आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं। तो यह लोगों को पूरी आशंका है कि जम्मू कश्मीर के जेल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देखिए मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बीजेपी तो इस देश की अभिशाप है, उसको समाप्त करने हेतु जो है भारतीय जनता दल कटिबद्ध है, लेकिन यह बताना आवश्यक है कि किस प्रकार ये जनसंघ हो चाहे बीजेपी हो, इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी की किस प्रकार जो है वो रक्षा करती रही है, उसके हितों की रक्षा करती रही है। उसी पर कुछ ऐतिहासिक तथ्य जो है आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं। तो जो जनसंघ बीजेपी मूलतः जो है जनसंघ थी, वो तो बाद में उसका नाम जो है सन 80 के आसपास या 80 के दशक में उसका नाम भारतीय जनता पार्टी हो गया, लेकिन पहले वो जनसंघ थी। तो जनसंघ के जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वह कश्मीर के जेल में इन दोनों की साजिश से, गद्दार नेहरू और शेख अब्दुल्ला की साजिश से मारे गए। उस समय भी और आज तक भी ये बीजेपी अपने ही संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु की जांच जो है सिर्फ गद्दार नेहरू को बचाने के लिए अब तक वो जबान नहीं खोल रही है और उसकी घिघी बंद है। इसके बाद आ जाइए कि उसी जनसंघ के एक बहुत लोकप्रिय नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और उनकी लोकप्रियता इस तरह से बढ़ रही थी क्योंकि तत्कालीन जो इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी, वो भी डर गई थी कि शायद उसकी कुर्सी को भी खतरा हो सकता है। तो उसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मरवा करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाई। यह भी देश को कभी मालूम था। तो सिर्फ नेहरू परिवार की रक्षा के लिए, और उसमें जनसंघ का अध्यक्ष यही अटल बिहारी वाजपेयी था, इसकी घिघी बंद हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी की घिघी बंद हो गई। अपने ही जो है नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इतनी अपमानजनक ढंग से जो उनकी मृत्यु हो गई, उनकी लाश को जो कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंका गया था, इसकी जांच की मांग भी ये अटल बिहारी नहीं कर सका, सिर्फ नेहरू परिवार को बचाने के लिए। और इसको जब मौका मिला तो उसी इंदिरा को जिसने इसके पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मरवाया था, उसी को दुर्गा बुलाई है अटल बिहारी वाजपेयी। और आगे आ जाइए, जब उसी इंदिरा की मृत्यु होती है सन 1984 में, तो वरीयता के हिसाब से प्रधानमंत्री पद के लिए वो प्रणब मुखर्जी का नंबर आता है। वहाँ भी नेहरू परिवार को आगे लाने के लिए इसने सारे जीएनपीसी के कांग्रेसियों को धीरे से इशारा कर दिया कि छोड़ो इनको, प्रणब मुखर्जी को, राजीव को बना दो। और राजीव कभी मैंने राजनीति देखा नहीं था,
पंचायत तक का वो चुनाव वो लड़ा नहीं था, सीधे उसको प्रधानमंत्री बनवा दिया। कौन? यही अटल बिहारी वाजपेयी। और आगे आइए, जब प्रधानमंत्री बना, देखिए ये मोटा मोटी बताया जा रहा है, और भी इसके कारनामे हैं। बीजेपी के और भी नेताओं के कारनामे हैं इस गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी को बचाने में। तो जब ये प्रधानमंत्री रहा, यह अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक, 6 साल तक, तो जो ये बोफोर्स की जो लूट हुई, जो भ्रष्टाचार की लूट हुई, तो सिर्फ उसी नेहरू परिवार के राजीव को बचाने के लिए जो इसमें मुख्य कड़ी था या मास्टरमाइंड था या उसका किंग पिन था, कोत्रोची इटली का, वो दक्षिण अमेरिका के किसी देश में था। अब वो उस देश का नाम इसमें इस वक्त याद नहीं पड़ रहा है। ये जानकारी अटल बिहारी वाजपेयी को थी बतौर प्रधानमंत्री के। 6 साल तक रहा और उसको जो है पकड़ने नहीं दिया, सिर्फ नेहरू परिवार को बचाने के लिए। अटल बिहारी इतना बड़ा था गद्दार इस देश का। और आ जाइए, ये जो राहुल है ना, ये नशीली दवाओं या ड्रग जिसे कहते हैं कि तस्करी में कि स्मगलिंग में पकड़ा गया था अमेरिका के बोस्टन शहर में। यही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में सोनिया के कहने पर, पता नहीं सोनिया ने कहा नहीं क्या है, इसने वो ड्रग तस्कर, ड्रग स्मगलर राहुल को बचाया। नहीं तो आज तो देश जानता नहीं कि भाई कि ये ड्रग है, वो स्मगलर है। और यही तो बात भारतीय जनता दल बता रहा है कि ये राहुल जो है यानी इस देश का गद्दार ही नहीं, वो ड्रग का तस्कर भी है, स्मगलर है। लेकिन उसको बचाने वाला कौन है? यही अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी का। और आगे आ जाइए, 2004 से लेकर 2014 तक जो है घोटालों की भरमार है। और दिखावे के रूप में इसी बीजेपी ने कई बार संसद की कार्रवाई बंद करवा दी, संसद बंद करवा दिया। और ये आंकड़ा है कि कम से कम 30 से 35 लाख करोड़ की लूट हुई है उसमें। और भी चीज़ें, और भी तमाम कर्जे लिए गए। सोनिया मनमोहन की जो सरकार रही, जिसको सभी लोग यूपीए की सरकार कहते हैं, यूपीए 1, यूपीए 2 कहते हैं, वाकई में वो सोनिया मनमोहन की सरकार थी। सोनिया जो है रियल पावर वेल्ड करती थी, असली सत्ता सोनिया के पास थी, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मनमोहन के पास कोई पावर नहीं थी, सारी जिम्मेदारी थी। यानी जो ये खेल होता है ना कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सोनिया के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर वो मनमोहन के पास। इन दोनों का एक संजोग, गठजोड़ का प्रयोग जो है 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 के रूप में हुआ। ये देश ने देखा। फिर से सुन लीजिए, ये एक मुहावरा है, लेकिन वो बिल्कुल चरितार्थ करके दिखाया गया। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन? सोनिया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, कौन? मनमोहन। ये कम्बिनेशन का प्रयोग जो है चरितार्थ करके दिखाया गया 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 के रूप में। तो वास्तव में वो सोनिया मनमोहन की सरकार थी। और भी चीज़ें, और भी तमाम और भी घोटाले और भी चीज़ें की गई थी।
लेकिन खास करके जिसको पूरा देश जान गया था और किसी की छिपाने वाली बात नहीं थी, ये 2G स्पेक्ट्रम का और कॉमनवेल्थ गेम CWG, आदर्श सोसाइटी, पनडुब्बी, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, इसरो, कोयला और भी कई ये देश ने देखा है। और ये खुद मोदी जी 2014 के चुनाव प्रचार में ये सारे घोटालों का वर्णन किए और देश ने इन पर भरोसा किया कि कम से कम इनको हम सत्ता में भेजेंगे तो सारे घोटालों में जो ये जिम्मेदार है GNPC, इसको ठिकाने वो लगाएंगे मोदी जी। लेकिन कितना बड़ा धोखा किया ये श्रीमान मोदी जी ने इस देश के साथ श्रीमान मोदी जी ने वो धोखा किया कि सारे वो घोटाले बिल्कुल निगल गए, खा गए, अब उसका नाम तक नहीं लेते हैं, इनकी घिघी बंद है उस पर। लेकिन मोदी जी भूलिए मत, आवाम का पाला पड़ेगा आपको। ये छोटे मोटे चुनाव तो भूल जाइए आप, बिहार का, बंगाल का, 24 में आइए ना, तो ये देश पूछेगा कि वो घोटाले आप क्यों खा गए, देश को धोखा क्यों दिया। यह देश आपसे वो हिसाब लेगा। तो ये है मोदी और बीजेपी का, नेहरू परिवार की हमेशा रक्षा की। देश ने देखा होगा कि CAA पर किस तरह से सोनिया, किस तरह से राहुल, किस तरह से प्रियंका ने हमारे देश के लोगों, अब विशेष करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, देखिए कि बार बार जो कहा जाता है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, इसका मतलब है कि जिनको आप मुसलमान कहते हैं, लेकिन हमारा जो भारतीय परिवेश है और उस भारतीय परिवेश के अनुसार भारतीय आवाम ताकत दल ने उस परिवेश के अनुरूप, क्या अनुरूप, कि वो हमारे भारतीय भाई बहन, ये मानते हुए, इसलिए सिर्फ आस्था उनकी किसकी है, इस्लाम में है। लेकिन हाँ, मूलतः उनका जो वजूद है, उनका जो रिश्ता है पूरे देश के लोगों से, कि वो हमारे भारतीय भाई, आस्था उनकी इस्लाम की है। तो इसलिए भारतीय आवाम ताकत दल सभी लोगों को कहना चाहता है कि आप भी उनको इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन कहिए, मुसलमान मत कहिए। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को विशेष रूप से इसने भड़काया। कौन? इसी सोनिया और राहुल और प्रियंका ने क्या बोला था वो इसमें रामलीला के मैदान में, कि यह समय घरों में बैठने का नहीं है, घरों में बैठे रहोगे तो कायर कहलाओगे, घरों के बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, आंदोलन करो, हिंसा मचाओ, अराजकता फैलाओ, ये तो बोला था। तो उसको ये श्री मोदी जी उसको बचा ले गए। और यही नहीं, जिस PFI का तमाम हुआ, और वास्तविकता वो एक कट्टरवादी संगठन है अपने देश का PFI, और उसी के साथ सिमी भी है, और उसी के साथ SDPI भी है। SDPI तो इसी PFI का वो एक राजनीतिक मुखौटा है। तो वही PFI यानी कितनी हिंसा, कितनी अराजकता इस देश में फैलानी थी CA के नाम पर, उसके बहाने
तो उसने काफ़ी फंड मंगाया था विदेशों से, और वो फंड जो है इन्हीं जीएनपीसी के नेताओं के द्वारा, इन्हीं जीएनपीसी के नेताओं को दिया गया। ये तो जो है वो न्यूज़ में भी आया था, मोदी जी भी जानते होंगे, बीजेपी वाले भी जानते होंगे कि विदेश से जो फंड आया था पीएफआई को, पीएफआई ने उस फंड में से काफ़ी हिस्सा जो है वो जीएनपीसी के नेताओं को दिया हुआ है। ये सब देश को मालूम है, लेकिन ये मोदी जी और बीजेपी हमेशा इस जीएनपीसी को बचाती है, और इसमें सिर्फ फांस दिया उनको योगेंद्र यादव और सीताराम येचुरी को। अब ये देश को बिल्कुल तय करना है कि ये इतनी बड़ी अभिशाप, इतनी बड़ी अपराधिनी, और इस देश की गद्दार भी है, देश की दुश्मन भी है, बहुत खूंखार औपनिवेशिक ताकत भी है, हर तरह से जो है ये इस देश के लिए सबसे बड़े अभिशाप है। लेकिन उस अभिशाप को की रक्षा करने वाली ये बीजेपी है, मोदी जी है। तो इसलिए यदि जीएनपीसी को, यदि देश को सुरक्षित रहना है तो जीएनपीसी को समाप्त करना अनिवार्य है, और यदि जीएनपीसी को समाप्त करना है तो बीजेपी को भी समाप्त करना अनिवार्य है। ये भी जो अपराध का कोशिश दे, बढ़ावा दे, उसकी रक्षा करे, वो भी अपराधी है उसी बराबर। जो देश के गद्दारों की जो रक्षा करे, जो उसको बढ़ावा दे, जो उसको पाले, वो भी देश का गद्दार है। तो बीजेपी भी जीएनपीसी की रक्षा करने के कारण इस देश की गद्दार है। देखिए ना, बीजेपी का बिल्कुल मतलब साफ ही देखिए इसका, नेहरू को कभी गद्दार नहीं करती। जितने यूट्यूब पर बीजेपी के चंगू मंगू आपको दिखते हैं, वो नेहरू को गद्दार कहते ही नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, DK दुबे, नीरज अत्री, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, मनीष ठाकुर, ओंकार चौधरी, ये सब के सब जो है, और भी चुप रही हैं, इतने बड़े गद्दार नेहरू को गद्दार नहीं कहते, इंदिरा को गद्दार नहीं कहते हैं, राजीव को गद्दार नहीं कहते हैं। और तो और इस समय जो साजिश कर रही बीजेपी, वह राहुल को गद्दार न कहने देने के लिए उसकी साजिश को जरा देखिए। वो जब भी ये चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ गद्दारी करता है राहुल, तो क्या कहती बीजेपी, ये कभी देश के साथ नहीं होते। और भी चैनल वाले जो है वो इन्हीं की बात को उठा करके बीजेपी ये कह रही है कि कभी देश के साथ नहीं होते। लेकिन ये कहते हैं कि भाई ये गद्दार हैं देश के। और इसीलिए बीजेपी ने साजिश के तहत एक हवा खड़ा किया कि ये राहुल जो है ना, वो कॉमेडी के लिए है, वो कॉमेडी का आइटम है, ये पप्पू है, नासमझ है, इसको अकल नहीं है, अकल का कच्चा है, राजनीतिक समझ नहीं है, बस ये इसी पर सबको वो केंद्रित कर दीजिए, ताकि उसका जो इस मुल्क के लिए खतरनाक करतूत है गद्दारी का, उधर किसी का ध्यान न जाए। ये साजिश है बीजेपी की इस राहुल को बचाने की। जितने भी यूट्यूबर्स हैं बीजेपी की ओर से, कभी यदि वो नेहरू का विरोध करते हुए आप मिलेंगे, आपको इंदिरा का विरोध करते हुए, राजीव का विरोध करते हुए,
और यहाँ तक कि राहुल और सोनिया प्रियंका का सिर्फ एक ही बात रखते हैं, हिंदू विरोधी है। ये दिमाग में डालते हैं कि वह खतरनाक इसलिए है कि वह हिंदू विरोधी है। ये नहीं कहते हैं कि वो मुल्क के खिलाफ गद्दारी करता है, इसलिए जो है वो इस देश के लिए खतरनाक है। ये ऐसा नहीं कहते। इस तरह की ये खतरनाक बातें जो है बीजेपी डाल रही है। भारतीय जनता दल कहता है कि जो मुल्क के खिलाफ काम करता है वो गद्दार है। और जो मुल्क के खिलाफ काम करता है वो इस देश के खिलाफ भी काम करता है, हमारे भारतीय भाई बहनों के भी खिलाफ काम करता है, भारत के खिलाफ भी काम करता है। हमारे भारत में रहने वाले चाहे हिंदू सनातन आस्था वाले हों, चाहे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हों, चाहे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन हों, सबके खिलाफ काम करता है। तो सिर्फ वो हिंदू विरोधी नहीं है, वह देश का विरोधी है ये राहुल जी। लेकिन ऐसा सब नहीं करते। अरे भाई, चुनाव प्रचार में यही तो दिक्कत है ना। चुनाव अब तक जो है, अब तक कम से कम 6-7 साल हो गया। अब तो खैर मैंने इनका शासन होते हुए यदि ये प्रचार किए होते कि भाई ये जीएनपीसी और राहुल जो है इस देश के गद्दार हैं, इस देश के लिए खतरा हैं, इस देश के लिए दुश्मन हैं, इतना ही प्रचार किए होते तो शायद हमारे देश की आवाम जो है, हमारे देश के लोग जो है इसको गद्दार के रूप में समझते और एक वोट नहीं करते। और कम से कम राजस्थान में सरकार इसकी नहीं बनती, राजस्थान में सरकार नहीं बनती, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनती, छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनती, इसको महाराष्ट्र के चुनाव में वोट नहीं मिलता, गुजरात के चुनाव में वोट नहीं मिलता। और जो है जो 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें एक उसके एमपी नहीं आते, एक वोट नहीं मिलता। कब? जबकि इस पार्टी को यह देश के लिए गद्दार है, राहुल गद्दार है, सोनिया गद्दार है, इस रूप में लोगों को बताते। ये तो सिर्फ ये प्रचार करते रहे कि मोदी को लाओ, मोदी जो है वो हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। यदि मोदी जी नहीं रहेंगे तो हिंदुत्व मिट जाएगा। इस तरह का झूठा प्रचार। तो बीजेपी इस देश के लिए जो बातें निकल के आ रही हैं, सबसे खतरनाक पार्टी हो गई है इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए। भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कहना चाहता है कि आप सिर्फ जो है भारत राष्ट्र के विषय में सोचिए। राष्ट्र मजबूत रहेगा, राष्ट्र महफूज रहेगा तो हिंदू सनातन आस्था भी महफूज रहेगा, इस्लाम आस्था भी महफूज रहेगी, और ईसाई आस्था और उसके अनुयायी भी महफूज रहेंगे, सिख आस्था और उसके अनुयायी भी महफूज रहेंगे। कब? भारत राष्ट्र मजबूत रहेगा। ये बीजेपी भारत राष्ट्र को, भले वो तमाम हथियार खरीद रहे हैं, सेना के लिए सड़क बना रहे हैं, अंदर जो है एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, ये सब किसी काम का नहीं है। जिसको अंग्रेजी में कहते मैंने कि बॉडी पॉलिटिक, यानी हमारे देश की जो है जो रचना है सामाजिक और राजनीतिक, उसमें कुल्हाड़ी मार रही है ये बीजेपी, वो भी जीएनपीसी के लिए। और गलत, और जो है इस तरह से कि वो हिंदुत्व को बचाने के लिए। और एक बार बताया गया है कि भाई पंथ के आधार पर, देखिए ये हिंदू सनातन धर्म नहीं है, इस्लाम भी धर्म नहीं है, ईसाई भी धर्म नहीं है, सिख भी धर्म नहीं है, इनमें से कोई धर्म नहीं है। ये इनको मजहब कह सकते हैं, इनको रिलीजन कह सकते हैं, इनको सेक्ट कह सकते हैं, और सबसे बढ़िया है कि इनको पंथ कहिए, लेकिन धर्म नहीं है। धर्म माने होता है
फर्ज, ये कई बार बताया गया है। और यदि इसको समझने में दिक्कत हो तो रामानंद सागर की जो वो रामायण है उसमें जाकर देख लीजिए, उसमें धर्म की ही बात कही गई है। पिता का धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, तो उस धर्म में कहीं हिंदू तो नहीं आता है, कहीं इस्लाम नहीं आता है, सिर्फ हमारा फर्ज क्या है, तो वो धर्म होता है। अब वो फर्ज के नाम पर हर एक नागरिक को, इस देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र धर्म निभाना, यानी राष्ट्र प्रति कर्तव्य निभाना है। तो बताया गया है कि राष्ट्र प्रति कर्तव्य क्या है कि हम ऐसे काम करें कि हमारा देश जो है सुरक्षित हो और मजबूत हो और दुनिया में सबसे ताकतवर हो, सबसे कीर्तिमान हो, यशस्वी हो, शौर्यवान हो। ये अपने मुल्क की चिंता और साथ साथ अपने जो भारतीय भाई बहन हैं उनकी भी चिंता है कि उनकी हम किस प्रकार से खिदमत करें, उनको खिदमत करें और किस तरह से वो सुखी हों, किस तरह से उनको सुकून और सुख मिले, तरक्की हो उनकी, उनके चेहरे पर मुस्कान आए। ये इस तरह का जो कर्तव्य है, इस तरह का जो धर्म है, फर्ज है, वो राष्ट्र धर्म है, जो कि हर एक भारतीय भाई बहन को निभाना ही निभाना है, हर एक भारतीय नागरिक को निभाना ही निभाना है। यही भारतीय ओम ताकत बता रहा है। इसलिए कभी भी हिंदू, सनातन, इस्लाम और ईसाई को धर्म मत कहिए, मत कहिए। ये पंथ है और पंथ जो है वो व्यक्तिगत आस्था है। व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत के रूप में ही निभाइए। इतना करिए तो बाकी तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इनकी सारी दुकानें जो है बीजेपी वालों की, एनपीसी वालों की, वाम दलों की और जो छुटभइये हैं, सपा है, बसपा है, जेडीयू जो चुनाव लड़ रही है, जेडीयू का बताया आपको, यही नीतीश कुमार बोला था कि जातिवाद तो एक हकीकत है। हम इस बेवकूफ़ को क्या बताएं जिसको वो नीतीश कुमार को, उसको यहाँ तक मालूम नहीं है, अब इतने दिन तक वो मुख्यमंत्री भी रहा, कि जातिवाद इस देश के लिए जहर है, हकीकत नहीं है। वो जहर का हकीकत हो सकता है। ऐसे लोग तो माने राजनीति में है और मुख्यमंत्री ये बने हुए हैं जिनकी अवधारणा ही कि वो कितनी घटिया किस्म की है। चुनाव लड़ रहे हैं, चलिए जब भी मौका मिलेगा इसको तो बेनकाब करना ही करना है। नीतीश कुमार को जातिवाद फैला रहा है, कह रहा है कि जातिवाद जो है वो हकीकत है। तो और वो इसी बीजेपी के साथ में है नीतीश कुमार। तो जितनी भी समाज को कमज़ोर करने वाली गंदगी है और जो करतूतें हैं, उसी के बल पर इसमें जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें लिप्त हैं और सक्रिय हैं। इसलिए इस मुल्क के वजूद के लिए इनका विनाश, इनका समूल विनाश, इनकी समाप्ति अनिवार्य है। चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, बीजेपी हो, जेएनपीसी या जिसे आप लोग कांग्रेस कहते हैं, ये सब तभी जाकर के स्वच्छ वातावरण जो है, कम से कम सोच, एक तो इन समूह ने बहुत घटिया किस्म की सोच, मानसिकता और क्या कहने की एक माइंडसेट बना दिया है। तो उसको भी दूर करने दूर करने की एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो भारतीय ओम ताकत दल जो है सब को सब बातों का इल्म है, जानकारी है और इन सब कामों से घबराता नहीं। बस एक बार अपनी भारतीय आवाम को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को एक बार वो समझा ले बस। और इतनी अच्छी बातों को जो कि देश के हित में है, आवाम के हित में है, अभी जो है हमारे जो गरीब किस्म के भारतीय भाई बहन हैं,
आम भारतीय भाई बहन हैं वो तो समझकर इसके साथ जुड़ रहे हैं जैसा कि खबरें मिल रही हैं। लेकिन जो संभ्रांत वर्ग है, जो हमेशा से इस मुल्क का दुश्मन रहा है, संभ्रांत वर्ग इस मुल्क का हमेशा से दुश्मन रहा है, ये हम नहीं है, भारतीय जनता दल नहीं कर रहा है। स्वामी विवेकानंद ने भी चेतावनी दी थी। इस चेतावनी को हर एक भारतीय भाई बहन अपने दिमाग में बिठा के रखे कि संभ्रांत वर्ग इस देश का शत्रु रहा है। क्या कहा है वो स्वामी विवेकानंद ने इस देश के संभ्रांत वर्ग के लिए? कहा है, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। तो उम्मीद हमारे जो गरीब किस्म के भारतीय भाई बहन, आम भारतीय भाई बहन, उन्हीं से उम्मीद है कि संभ्रांत वर्ग कौन? बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया में सभी पत्रकार वगैरह सब जितने भी एकेडमिशियंस, जुडिशियरी, एक आध दो अपवाद छोड़ दीजिए, ये कभी भी मुल्क के साथ नहीं रहता है। ये सुविधा भोगी है, सुविधा सब उठाएगा, सिस्टम पर काबिज भी रहेगा, लेकिन ये मुल्क, इसकी सोच कभी भी मुल्क के साथ नहीं होती है। ये हम नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा। इसलिए अपनी आवाम को जगाना है और एक मुल्क परस्त, देशभक्त किस्म का वातावरण लाना है। तब इसे ये संभ्रांत वर्ग की जो सोच है उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। जो सोच मैंने जो अभिशाप बनी हुई है, अब ये आपका संभ्रांत वर्ग जो है, ये मीडिया वाले, बौद्धिक वर्ग वाले, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशियरी है और ये एकेडमिशियंस हैं, इनकी सोच को मुल्क परस्ती में ढाला जाए। अभी ये मुल्क प्रति जो है इनकी मुल्क प्रति इनकी सोच नहीं है। इसलिए बराबर स्वामी विवेकानंद के उस चेतावनी को हमेशा दिल में हमेशा बिल्कुल वो जीवंत रखना होगा और धधकते हुए बिल्कुल लाइव। ये संभ्रांत वर्ग जो है बहुत बड़ा अभिशाप है। अब उसका विस्तार से किया जाए तो यानी सैकड़ों एपिसोड इसमें खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए जब भारतीय जनता दल सामने आएगा सब बताएगा। जनता को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो अभी जो हमारे आम भारतीय भाई बहन है उससे निवेदन तो सभी से है। हालांकि इनमें भी कुछ अपवाद निकलेंगे, हम नहीं कहते कि सबके सब ऐसा, कुछ अपवाद निकलेंगे इस संभ्रांतों में से, लेकिन वो अपवाद बहुत ही माइनॉरिटी के, बहुत ही कम या मिनिस्कुल निकलेंगे। ऐसा नहीं कि सबके सब ब्यूरोक्रेसी में उसी टाइप के, एक आध दो होंगे। ऐसा नहीं कि जुडिशरी में जो बैठे हैं उनका मुल्क के प्रति कोई सोच नहीं है, दो उसमें से भी निकलेंगे। जितने भी शिक्षाविद हैं और जो है वो एजुकेशनिस्ट या एकेडमिशियंस, उनमें से या बौद्धिक वर्ग में से सबसे, लेकिन अपवाद के रूप में इन जनरल सामान्य रूप से इनकी सोच जो है कभी भी मुल्क के पक्ष में नहीं होती है, सुविधा भोगी होते हैं। तो सुविधा भोगी लोग जो है कभी भी मुल्क के पक्ष में कभी हो सकते ही नहीं। ये बीमारी बहुत दिनों से है, लेकिन इसका इलाज वही है कि अपनी भारतीय अवाम एक साथ हो और मुल्क परस्ती का, खास करके हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गठलियो, कि जज्बों का माहौल देश में हो, लोगों में हो। इनका भी जो
मेंटल परवर्जन है संभ्रांत वर्ग का, जिसमें मीडिया है, बौद्धिक वर्ग है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशियरी है, एकेडमिशियंस हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, बड़े बड़े, उनका भी जो मेंटल वो परवर्जन हुआ है, दैट कैन बी करेक्टेड, दैट कैन बी प्यूरिफाइड। वहाँ भी जो है वो सैनिटाइजेशन उसका हो जाएगा। वो सैनिटाइजेशन का आजकल वो चलाना अभियान, तो वहाँ बहुत बड़े सैनिटाइजेशन की आवश्यकता है। तो सब कुछ होगा। हमारे देश के लोग भारतीयता के आधार पर एकता बनाएं, भाईचारा बनाएं और एक हों, सब कुछ संभव। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।